Good morning everyone. Welcome to social science class. How are you all? I hope that you all are good and doing best from your side. And keep study especially social science regularly. लास्ट वीडियो में हमने बेटा एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने गांधी जी द्वारा एक मास मूवमेंट जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और ये 1930 से लेकर 34 तक चला था। बीच में एक बार गांधी जी को 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में था उसको अटेंड करने के लिए जाना पड़ा और जब वार्ता सफल नहीं हुई, जो उनके अधिकार थे, नीड्स जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो वो वापस आ गए और आकर उन्होंने फिर दोबारा से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको शुरू किया। लेकिन इसका जो आंदोलन का जोश था लोगों के अंदर अब तक वो कम हो चुका था, क्योंकि लंबे समय तक सब लोग जो है इसका एक हिस्सा नहीं बने, क्योंकि अभी भी सभी लोगों का एक उद्देश्य नहीं था। सब लोग अपने अपने लिए कुछ ना कुछ डिमांड चाहते थे जो उनको पूरा करवाना था और वो गांधी जी के साथ जुड़े आंदोलनों के अंदर। फर्स्ट मूवमेंट में भी हमने स्टडी किया कि रूरल साइड या सिटी साइड या प्लांटेशंस जो वर्कर्स थे उन्होंने किस मोटिव से गांधी जी के आह्वान का साथ दिया। ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इस वक्त भी लोगों में पूरी तरह से जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं अभी नहीं पनपी थी। उनमें सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जो वो चाहते थे उनको पूरा करने के लिए वो गांधी जी के साथ जुड़े। तो इस जो टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है जो इसी से ही रिलेटेड है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब इसमें देखेंगे कि जो समाज के कुछ सामाजिक समूह थे उन्होंने सिविल जो है नाफरमानी भी बोलते हैं इसको बेटा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, साल्ट मूवमेंट भी कहते हैं। तो तीनों में से कुछ भी आ जाए तो यही आपने आंदोलन लिखना है पेपर के अंदर। कई बार बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिविल नाफरमानी कह देते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन, साल्ट मार्च, तो उसके बारे में लिखें, उनके कार्यक्रम और नीतियों के बारे में। तो यही आंदोलन है, आपने इसको अपने माइंड में रखना है कि सेम ही मतलब है। सेकंड मास मूवमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कौन से सामाजिक समूह थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके क्या आदर्श थे, क्या उद्देश्य थे और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। स्वराज को लेकर क्या वो स्वराज के लिए लड़ रहे थे इसलिए उन्होंने गांधी जी का साथ लिया था या क्या था। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करें, जो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, उस वक्त जब गांधी जी मास मूवमेंट्स कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो साइड बाय साइड जो क्रांतिकारी थे, इसी तरह जो मुस्लिम थे और इसी तरह जो कांग्रेसी थे, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ। तो इस टॉपिक में जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, इसमें हमें उन क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है जो हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो बहरी हुई ब्रिटिश सरकार है उसको हम सुना नहीं सकते, जगा नहीं सकते। उनको जगाने के लिए नींद से क्या करना पड़ेगा, हमें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो ये विचारधारा थी क्रांतिकारियों की। तो क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ये क्रांतिकारियों की सोच थी। ठीक है, कि हमें अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने तन मन धन से हम देश के साथ हैं,
यानी कि जो हमारा यौवन है वो डेडिकेटेड है कंट्री के लिए, राष्ट्र के लिए। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष हिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मॉडरेट सोच के लोग थे, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मॉडरेट यानी कि क्या कह सकते हैं, नर्म स्वभाव के थे। वो सोचते थे कि हम डिमांड रखेंगे, बार बार अपनी एप्लीकेशंस देंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारी सुन लेगी। लेकिन उसमें भी हमने पढ़ा 8th क्लास में कि कुछ उग्र विचारधारा के भी लोग थे जो गर्म स्वभाव के थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे। ये 2 टाइप्स में कांग्रेस भी अपनी विचारधारा की वजह से स्प्लिट हो गई थी 1907 के अंदर। जब अधिवेशन होता है तो कांग्रेस भी 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और एक गर्म दल। ये हमने स्टडी किया था 8th क्लास में। तो ऐसे ही जो क्रांतिकारी थे उनकी भी यही सोच थी कि ऐसे विनम्र और विनती प्रार्थना करके हम अपनी मांगों को नहीं, अंग्रेज मानेंगे हमारी मांगों को। अगर हमने अपनी मांगें मनवानी हैं तो हमें किसका मार्ग अपनाना पड़ेगा, हिंसा का। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, तो इसमें इसकी जो स्थापना थी स्टार्टिंग में, जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद में। फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए, तो इस पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान कर दिया, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ब्रिटिश सत्ता में कई प्रतीकों को निशाना बनाने लगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका मेन मकसद सिर्फ बहरी सरकार को जगाना था और सुनाना था एक धमाका करके। उनका और कोई मोटिव नहीं था कि किसी को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंक दिए और उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। गुस्सा था क्रांतिकारियों के अंदर कि वो ना तो कांग्रेस की सुन रहे हैं, ना ही गांधी जी की सुन रहे हैं, तो हमारी कहाँ से सुनेंगे। तो इसलिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया और उन्हें जैसे ही पता लगा कि लॉर्ड इरविन वहाँ सफ़र कर रहा है उस ट्रेन में, तो उसको भी उड़ाने का प्रयास किया और भगत सिंह जो है उनके ऊपर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। तो 23 मार्च 1931 को उनको और उनके 2 दोस्तों को जो है फांसी की सज़ा मिली थी और उनकी उम्र भी सिर्फ 23 साल की थी, छोटी सी उम्र होती है बेटा। और उन्होंने इतना बड़ा काम अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान करके किया पूरा। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, ठीक है। अभी ये दिखाने के लिए ने ये चलानी भी आती है उनको। और उनकी एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब बम कांड किया था सेशन कोर्ट में, तो उसके बदले में उन्होंने क्या कहा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्रांति जो थी कि मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, जिसे छीना नहीं जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता सर्वोपरि है और सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। यानी जो पावर है, शक्ति है, वो जनता की है और जनता को ही मिलनी चाहिए। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाएंगे, क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। यानी उन्होंने हंसते हंसते खुशी खुशी अपने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद हो गए, जबकि उस बम कांड से किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अगर भाग जाते तो शायद वो बच जाते, लेकिन उन्होंने
वहाँ वहाँ पर वो खड़े रहे और उनको अरेस्ट कर दिया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो इस तरीके से क्रांतिकारियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे गांधी जी के आंदोलनों ने लोगों को एकजुट करने में जो है हेल्प की है, लेकिन क्रांतिकारियों के इस त्याग को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी पूरा योगदान रहा है राष्ट्र को आज़ाद करवाने में। तो ऐसी वेदी पर हमारे बहुत सारे जवान बच्चे उस वक्त जो क्रांतिकारी थे वो हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदों को चूम लिया था। तो बहुत बड़ी डेडिकेशन है, बड़ा त्याग है और हम नतमस्तक हैं उनके इस त्याग के लिए। तो यहाँ इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि किन किन लोगों ने, सामाजिक समूहों ने भाग लिया और उनके क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले सामाजिक समूह था संपन्न किसान। ये भी बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पुट किए जाते हैं कि जो संपन्न किसान थे, जिसमें गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन, यहाँ के जो किसान थे वो आंदोलन में सक्रिय थे, यानी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के लिए और इसके अलावा व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। यानी जो संपन्न किसान, बड़े जमींदार गुजरात के, तो जैसे ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेशन वाली पॉलिसीज़ थी, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कर रखा था और जो ज़मींदार थे उनको बहुत कम शेयर मिलता था और 89% वो अपने पास रख लेते थे। तो जो खेती करने के कारण व्यावसायिक फसलें उगवाते थे, यानी कि चाय की, कपास जो है कपास की खेती, चाय की खेती, अफ़ीम की खेती, तो कुछ ऐसी फसलें ही अंग्रेज़ यहाँ पर उगवाते थे जिनकी ज़रूरत उनके उद्योगों को इंग्लैंड में थी, या यहाँ पर जो उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी उसके लिए जो मटेरियल चाहिए था खेतों से, तो उसी की वो खेती करवाते थे। तो जब कमर्शियल क्रॉप्स वो ग्रो करवा रहे थे तो उससे क्या हुआ, और इसके अलावा जो कीमतें कम थी, यानी एक तो अपनी मर्ज़ी की फसलें उगवा रहे थे और दूसरा उनकी कीमतें भी वो कम देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे। उनकी जो नकद आय थी वो ख़त्म हो रही थी, यानी कि जो भी उनकी सेविंग्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उनके लिए सरकारी लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। सरकार क्या कर रही थी, लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों तरफ जो लोग थे परेशान थे, असंतुष्ट थे। संपन्न किसान जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, उनका समर्थन किया गांधी जी का। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जैसे ही वो गांधी जी का साथ देंगे तो शायद उनकी जो ये समस्याएं हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। उन्होंने अपने समुदाय को भी एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई क्या थी? भारी लगान के खिलाफ, कि जो लगान है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि गांधी जी उस वक्त कहाँ गए थे? लंदन गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने, और अब लीडरशिप रही नहीं थी। कौन लीड करता आंदोलन को? तो आंदोलन की जो गति थी वो धीमी पड़ गई थी। अब इन्होंने तो बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो संपन्न किसान थे भी शायद कुछ रिजल्ट निकल आए इस आंदोलन का, लेकिन बीच में ही जैसे वह आंदोलन वापस हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। लेकिन जब 1932 ईस्वी में दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने इसमें इनकार कर दिया शामिल होना, कि अब वो इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट जो सामाजिक समूह था वो संपन्न किसान थे। एग्ज़ाम्पल इन्होंने दे दिया है, गुजरात के जो बड़े ज़मींदार थे, पट्टीदार थे, उनकी समस्या थी, वो समस्या उनकी हल नहीं हुई और वो पीछे हट गए। सेकंड जो सामाजिक समूह था वो था गरीब किसान। अभी हमने संपन्न किसान पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गरीब किसान। वो केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। अब लगान जो है, लगान तो जो खेती करते हैं उनको देना पड़ता है। अब संपन्न किसान जो क्या है, उनको
एक रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त। तो उसमें क्या करते थे अंग्रेज़, पूरे गांव की ज़मीन को एक ज़मींदार को दे देते थे और उसको बोलते थे कि फसल हो या ना हो, आपने इस पूरी लैंड का जो है 89% जो भी लगान उन्होंने डिसाइड कर रखा था उसकी राशि अंग्रेज़ों को देनी है और 11% जो है ज़मींदार अपने पास रखेंगे। अब ज़मींदार क्या कर रहे थे कि वो जो भी राशि उनको मिलती थी वो जमा नहीं करवाते थे। वो क्या शो कर देते थे कि फसल बर्बाद हो गई, फसल पैदा नहीं हुई, लेकिन वो पूरा लगान जो था वो गरीब किसानों से ले लेते थे, चाहे मार पीट के, चाहे उनको यातना दे के, उनसे वो लगान वसूल कर लेते थे। ठीक है। अब किसान जो थे, गरीब किसान, वो तो दो जगह पे पिस रहे थे। एक अंग्रेज़ों द्वारा डिसाइड की गई जो रेवेन्यू थी, जो टैक्स था, वो भी देना पड़ता था। ठीक है। और ज़मींदारों को खुश करने के लिए उनके घरों के काम भी करते थे और ज़मींदार उनको टॉर्चर करते थे, उनसे पूरी राशि वसूल कर लेते थे, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या ना हो। और वहाँ एक्सक्यूज़ दे देते थे अंग्रेज़ों को कि फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए किसानों ने लगान नहीं दिया, हम आपको नहीं देंगे। वो अपना खजाना भर रहे थे। तो जो ड्यूल पॉलिसी थी उससे सबसे बुरा प्रभाव जो था, वर्सनड इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा, जो पीजेंट्स थे। उन्हें लगान में कमी ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो शामिल हो रहे थे। तो वो क्या चाहते थे भी लगान ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ उसकी राशि कम कर दी जाए। लेकिन उनमें से बहुत सारे किसान ज़मींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। अब वो किराए पर लेके ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उसका किराया भी देना है, उसका लगान भी देना है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और महामंदी जो थी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन 1929 में विश्व के अंदर मंदी आ गई थी। तो उसका बैड इम्पैक्ट जो था वो इंडिया के ऊपर भी पड़ा। अब यहाँ पर ये मंदी जो थी इसका जो सामना थे गरीब किसान भी कर रहे थे। कैश जो उनकी कोई भी इनकम नहीं थी, पहले ही नहीं थी इनकम, तो लगान और भी बढ़ गया, बुरी कंडीशन थी उनकी। तो छोटे पट्टीदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। अब रेंट भी देना उनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि जो भी व्यापारिक फसलें थी वो अंग्रेज़ जो थे वो अपनी नीड को पूरी करवाने के लिए उगवाते थे, लेकिन जैसे युद्ध चला तो उन्होंने सप्लाई बंद कर दी क्योंकि अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, इंडस्ट्री ठप हो गई थी। सारा जो ध्यान था वो युद्ध में लगा हुआ था। तो उनके द्वारा जो तैयार की गई फसलें थी उनको कौन ख़रीदता। तो इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ था उस वक्त। जो छोटे छोटे कारीगर थे, जो क्या कह सकते हैं हैंडलूम उसमें व्यापार में लगे हुए थे, किसान थे। अब किसान जो छोटे छोटे किसान हैं जो किराए पर लेकर ज़मीन को जोत रहे हैं, उनको उसका रेंट भी देना है और वो जो भी फसल उगा रहे हैं उसकी कोई मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है, डिमांड नहीं है। और उन्होंने क्या किया कि पैसे उधार लेकर फसलें उगाई ताकि उनको अच्छी कीमत मिले, लेकिन युद्ध की वजह से क्या हुआ, उनकी फसलों को ख़रीदा नहीं गया। तो महामंदी का असर उनके ऊपर पड़ा। उनकी जो आमदनी थी, नकद आमदनी ख़त्म ना के बराबर थी, किराया चुकाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। अब वो क्या चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना है उसे माफ़ कर दिया जाए। ये बेचारे सोच रहे हैं कि हम गांधी जी का आंदोलन में साथ देंगे तो ज़मींदार क्या करेंगे, उनका रेंट माफ़ कर देंगे। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर जो समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी के बहस से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से हिचकिचाती थी। और जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने कभी भी उनकी इस मांग को नहीं सुना, क्योंकि अब जो समाजवादी हैं या कम्युनिस्ट हैं ये क्या चाहते हैं कि पूरी ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन को जोत रहा है उसका अधिकार होना चाहिए। तो इन लोगों के साथ भी वो गरीब किसान जुड़े, लेकिन उनकी समस्या नहीं हल हुई। इसी तरह कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने भी जो आंदोलन कर रहे थे भाड़ा विरोधी, उनका कभी समर्थन नहीं दिया। इसी कारण गरीब किसान जो थे और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे अच्छे नहीं थे।
वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। कांग्रेस जो थी वो दबाव में थी अमीर किसानों और ज़मींदारों की। अगर वो गरीब किसानों का साथ देते या भाड़ा माफ़ करवाते तो जो अमीर किसान और ज़मींदार जो उनको हेल्प करते थे पार्टी को चलाने में, वो हेल्प ख़त्म हो जाती। अब वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य, इसलिए उन्होंने कभी मज़दूरों की भी नहीं सुनी, पीजेंट्स की नहीं सुनी। तो इसलिए आम लोगों का कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई विश्वास नहीं था। अब तीसरा जो है सामाजिक समूह है व्यावसायिक वर्ग। अंडरलाइन करेंगे ये व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी। अभी हमने संपन्न किसान, गरीब किसान के बारे में पढ़ा, अब हम बिजनेसमैन के बारे में पढ़ेंगे कि जो बड़े व्यापारी लोग थे उन्होंने गांधी जी का साथ क्यों दिया, क्या सोचते थे वो। पहला विश्व युद्ध जो हुआ उसमें भारतीय जो व्यापारी और उद्योगपति थे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया था, क्योंकि जितनी भी रसद थी या जो घोड़ों की काठियाँ वगैरह होती हैं या सेना का जो सामान था वो भारत से जा रहा था। तो इन बिजनेसमैन्स ने खूब बिजनेस किया और भारी जो उनको फ़ायदा हुआ और वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया। अब ये क्या चाहते थे कि उनका जो व्यापार है यूरोप तक फैले। अब इंडिया में रहकर ये बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं रसद वगैरह, लेकिन वो चाहते हैं कि यूरोप के अंदर भी वो बिजनेस करें, जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या फार्मूला अपनाया हुआ था कि अगर कोई ब्रिटिश जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो इंडिया में आकर ट्रेड करता है, ठीक है, तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स उनके ऊपर नामात्र का। अगर एक इंडियन बिजनेसमैन यूरोप में जाकर या ब्रिटेन में जाकर बिजनेस करना चाहता है तो उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। तो यानी कि ये जो टैक्स के अंदर गैप था वो बहुत ज़्यादा था। अब व्यापारी क्या चाहते थे, वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। यानी कि जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाया जा रहा है वो चाहते थे उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाया जाए जितना उनको टैक्स दूसरी जगह पर देना पड़ता है। यानी आयात निर्यात के जो टैक्स की सीमा थी वो सेम होनी चाहिए। रुपया स्टर्लिंग जो थी विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, यानी रुपये और स्टर्लिंग की जो वैल्यू थी वो इक्वल वो चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने आयात में, यानी कि वो जो बाहर से माल आ रहा है वो ना आए, उसके बदले में वो क्या करें, अपना माल ज़्यादा भेजें। आयात क्या होता है, बाहर से मंगवाना, और निर्यात क्या है, देश से बाहर भेजना। तो वो चाहते थे कि बाहर से कम चीज़ें मंगवाई जाएं ताकि हमारी चीज़ों की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हो। तो व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1920 ईस्वी में औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में, अंडरलाइन करेंगे ये दोनों, 1920 में उन्होंने, इंग्लिश में भी याद कर सकते हो आप, इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस। 1927 में उन्होंने क्या बनाया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिक्की कहते हैं। ये एक यूनियन थी भारतीय व्यापारियों की जो बाहर जाकर व्यापार करते थे। फिक्की आज भी है और ये बड़े स्तर पर काम करती है। तो ये दो जो संघ थे, परिसंघ थे, इनका जो स्थापना थी 1920 और 1927 में हुई। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, बिजनेसमैन थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और दूसरे थे जी.डी. बिरला। ये जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। यानी इनकी मेन डिमांड थी कि आयात के ऊपर भी उतना टैक्स लगाया जाए जितना निर्यात के ऊपर लगाया जाता है। तो पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन की आर्थिक सहायता दी, यानी इसमें गांधी जी को पैसे से सहायता की सिविल नाफरमानी आंदोलन में, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर जो व्यवसायी थे स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे
जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। ये क्या सोचते थे कि अगर सविनय आंदोलन सफल हो जाता है तो जो बिजनेस है उसके ऊपर जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो जाएगा। यानी इनके भी अपने उद्देश्य थे। व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से बिना किसी रुकावट के फल फूल सकेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का भी इस आंदोलन से जो है उत्साह भंग हो गया, मोह भंग हो गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, लंबी अशांति की शंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से व्यापारी लोग डरे हुए थे। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाजवाद में समाज के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबका बराबर का अधिकार। अगर ऐसा होता तो व्यापारी लोग जो मुनाफा कमा रहे थे वो मुनाफा ख़त्म हो जाता। तो धीरे धीरे इनका भी उत्साह कम हो गया। नेक्स्ट है औद्योगिक श्रमिक वर्ग। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।